स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम धामी की तरफ से किए गए पुस्तक विमोचन की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सिक्स सिग्मा के CIO प्रदीप भारद्वाज की तरफ से लिखित गई पुस्तक खंड खंड के अखंड उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज केदारनाथ की भीषण त्रासदी के 1 दशक पूरा हो चुका है, जहां प्रदीप भारद्वाज ने इस पुस्तक के माध्यम से 2013 केदारनाथ त्रासदी की जानकारी, 10 सालों तक हुए बदलाव और प्राकृतिक संसाधनों की रूपरेखा की गहराइयों को इस पुस्तक में समेटने का प्रयास किया है। यह पुस्तक सिक्स सिग्मा के समर्पण भाव, मेहनत, सेवा, सत्य और सच्चे साहस को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में सिक्स सिग्मा की तरफ से चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए सिक्स सिग्मा की टीम को बधाई देते हैं। जहां पुस्तक के लेखक प्रदीप भारद्वाज ने कहा है कि उन्होंने सत्य घटनाओं पर आधारित यह पुस्तक लिखी है। बुलेटिन में बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने यहां हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया है। जहां केदारनाथ धाम में आई भयंकर त्रासदी के 10 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली। जहां बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी तीर्थयात्री धाम आ रहे हैं उन्हें अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जहां दर्शन करने आए किसी भी यात्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत धाम में चल रहे पूर्ण निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। साथ ही पूर्ण निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि बड़ा 10 साल पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को, उनके आत्मा को शांति दें, उनके पारिवारिक जनों को, सबको इस दुख को जो असमय आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो यहाँ पर 10 सालों में तेज़ी से निर्माण कार्य हुआ है, बाबा केदार की कृपा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है। जहाँ पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ, ध्यान गुफा, ये सभी तेज़ी से बने हैं। और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से समय पर पूरा। तो केदारनाथ धाम में आई त्रासदी के 10 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। तो 2013 में आई केदारनाथ आपदा को 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म ताजा हैं। जहां 2016-17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थी। इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो गया है और अब पूरी तरह से बदल चुका है। जहां आज 10 साल बीत जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर उस पल को याद करते हुए कहा है कि केदारनाथ आपदा का दुख कभी समाप्त नहीं होने वाला है। बड़ी संख्या में वहां क्षति हुई। इस दुख को प्रधानमंत्री भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भव्य केदारपुरी बनकर तैयार हो गया है और केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ आपदा को 10 साल पूरे हो चुके हैं और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जाता है कि केदारनाथ यात्रा बहुत लंबे समय तक सुचारू नहीं हो पाएगी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम के जरिए केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार ने केदारनाथ आपदा को चुनौती के रूप में लिया और कम समय के अंदर ही वहां आपदा और पुनर्वास के काम को अमली जामा पहनाने का काम किया। इसका पूरा परिणाम केदारनाथ धाम यात्रा से पहले भव्य रूप और अब दिखाई देता है। देखिए, बहुत दुखद घटना के बाद मैं अगर पूरे देश के दृष्टिकोण से सोचूं, उसके बाद
उत्तराखंड के भाव में मैं कहूँ तो दुख तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बड़ी संख्या में वहाँ के जो पंडा समाज था, वहाँ का जो व्यवसायिक समाज था, तो बहुत क्षति हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दुख को कम करने का प्रयास किया। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार है और पहली बार केदार धाम के श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी हर वर्ष बढ़ती जा रही है। की जो त्रासदी थी आज उसको 10 साल पूरे हो गए हैं और केदारनाथ की त्रासदी में जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, मैं उनको सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और केदारनाथ आपदा एक इतनी बड़ी आपदा थी कि पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा था कि केदारनाथ में जो चार यात्रा है वो बहुत लंबे समय तक सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकेगी और उसका पुनर्निर्माण होने में बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में जिस तीव्र गति से केदारनाथ का पुनर्निर्माण। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा की, जहां चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री का चार धामों के प्रति गहरा नाता और गहरी आस्था है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिक ही चारधाम यात्रा पर निर्भर करती है, जहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में जो भी श्रद्धालु आते हैं वे आर्थिकी का बहुत बड़ा जरिया हैं और इसके लिए केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार का सहयोग करती है, जिसके लिए हमें केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं। उत्तराखंड के चारों धामों के प्रति प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही बहुत पॉजिटिव रुख रहा है और वो जानते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा साधन हमारी धार्मिक यात्रा ही है। ये केदारनाथ का विषय, उसके साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है, गंगोत्री, यमुनोत्री उनके मन में बसे हुए हैं। इस वक्त मैं कह सकता हूँ भविष्य के अंदर हमारी आर्थिकी का सबसे बड़ा स्रोत है हमारा जो धार्मिक यात्रा, उसको बढ़ावा देने में देश की सरकार हमारी मदद कर रही है और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड के चारों धामों के प्रति तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में चल रहे कांवड़ मेले की तैयारियों की, जहां कांवड़ मेले को लेकर कोऑर्डिनेशन बैठक का आयोजन किया गया। तो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने जा रहे कांवड़ मेले को लेकर अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों और आरपीएफ, सीआरपीएफ, आईबी के अधिकारियों ने शिरकत की। इस बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, तो जहां हर एक कांवड़ यात्री को पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। इस बैठक में आपसी कोऑर्डिनेशन करते हुए कांवड़ियों के लिए रूट भी तय किए जाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर डायवर्जन भी लागू करने की बात कही गई है, उसको लेकर अहम चर्चा की गई। जहां उत्तराखंड में डीजीपी अजय कुमार के मुताबिक बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा को संपन्न किए जाने को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि इस बार 4 जुलाई से 17 जुलाई तक चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों से अनुरोध किया जाएगा कि जो यात्री चार धाम यात्रा में आ रहे हैं और हरिद्वार और ऋषिकेश रूट को अवॉइड करें, ताकि उन्हें किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पिछली बार 3 करोड़ 80 लाख के करीब का वो था, तो इतना ही मान के चल रहे हैं। पिछली बार यद्यपि 2 साल बाद यात्रा हुई थी, हो सकता है उसका इम्पैक्ट आया हो। और एक बात है, इस बार 2 सावन है, तो हो सकता है थोड़ा उससे फैल जाए, स्प्रेड हो जाए, बट हम मान के चल रहे हैं उसी 3 से 4 करोड़ के रेंज की यात्रा होगी। हमारी फोर्स देखिए हरिद्वार में 5000 प्लस होती है और बाकी ऋषिकेश और ये जो क्षेत्र है मुनि की रेती और नीलकंठ उसमें अलग होती है। और पैरामिलिट्री हमने 12 कंपनी की मांग की है। हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां किसान महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय किसान महाकुंभ का आगाज हो गया है। किसान महाकुंभ में शामिल होने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे, जहां 3 दिनों तक देश के कई राज्यों के किसान हरिद्वार पहुंचेंगे और किसान से जुड़ी समस्याओं को लेकर इस महाकुंभ में चर्चा करेंगे।
वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी कानून लागू करना जैसे मुद्दों को लेकर इस दौरान खास चर्चा की जाएगी, जहां पहाड़ी राज्यों के किसानों को भी उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसको लेकर भी किसान महाकुंभ में अपनी आवाज उठाएंगे। जहां साथ ही ओलंपिक पहलवानों के आंदोलन के विषय में बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार अपने नेता को बचाने में लगी हुई है। खेल समिति की जो भी फैसला लेगी, खाप पंचायतें उसका साथ देंगी। चार्जशीट लगवा के और केस को ढीला कर देगी सरकारें। जब सरकार किसी की मदद कर रही हो तो उसके तरीके बहुत होते हैं, तो ये हुआ है इसी केस में। लेकिन हम आज भी वे जो भी मूवमेंट चलाना चाहते हैं, जो खेल कमेटी है, क्योंकि इस आंदोलन को खेल कमेटी ही चला रही है, तो वे जो भी मूवमेंट चलाना चाहते हैं हम उसके साथ में। खिलाड़ी को कौन भयभीत करेगा? खिलाड़ियों की भारत सरकार से बातचीत हुई, भारत सरकार उनसे बातचीत करना चाहती थी। हमने 2 जगह मीटिंगें हुई और ये कहा भाई जो भारत सरकार बात अगर करना चाहती है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं लक्सर की, जहां पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रायसीन में आयोजित कांग्रेस से जोड़ो यात्राओं में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद को बीजेपी की फैक्ट्री में बना शब्द बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस शब्दों से परिचित नहीं है। जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है तब से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने लक्सर में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को बांटने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि हमारा काम केवल कुपोषण और महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना है और कांग्रेस हमेशा से ही किसान मजदूर के लिए लड़ती आई है। उन्होंने कहा कि वो उन्हें भी के लिए भी लड़ रही है जो विकास के मुद्दे हैं। जहां हमारी लड़ाई उन स्कूल के में पढ़ने जाने वाले टीचर से नहीं है, जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर कांग्रेस की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। कांग्रेस इन शब्दों से परिचित नहीं और जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी से ये बातें उठ रही हैं और भाजपा समाज को बांटने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करती है। हमारा संघर्ष तो बेरोजगारी से है, महंगाई से है, कुपोषण से है, महिलाओं के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ हमारी आवाज़ है। हम किसानों के लिए लड़ते हैं, हम मजदूरों के लिए लड़ते हैं। हम लोग उन सवालों पर लड़ रहे हैं जो सवाल विकास से जुड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई जो आज बिजली गायब है, नल में पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए है। बाकी चीज़ें ये जिहाद वो जिहाद, ये सारे शब्द भाजपा को मुबारक। हरीश रावत जी ने एक ऐलान किया था कि वो पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जोड़ो यात्रा एक चालू कर रहे हैं, जिसके उसी के एक चरण में पहले एक यात्रा रुड़की के पास हो चुकी है। दूसरे चरण में आज यात्रा यहाँ रायसी से लेकर टूडी भगवानपुर तक है, उसी में हम कर रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आज जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर सरकार के इशारे पे यहाँ का सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, कौमी एकता को तार तार करने का प्रयास में सरकार और सरकार। तो ब्रिटेन में बात सितारगंज की कर लेते हैं, जहां सीएम धामी को पत्र भेजा गया है। पुरोला में धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के साथ तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा है, जहां समाज के लोगों ने सीएम से मुस्लिमों को सुरक्षा दिए जाने और विश्वास में लेकर पलायन रोकने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल बीजेपी सरकार को बदनाम कर जातिवाद का रंग देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि पुरोला में मुस्लिम समुदाय के पलायन की सूचनाएं लगातार आ रही हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। जहां तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजने में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि 26 मई को पुरोला में क्षेत्र में घटना घटित हुई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने
उवैद खान, जितेंद्र सैनी के खिलाफ पॉस्को अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया, जहां आरोप लगाया गया है कि कुछ विपक्षी दल पुरोला में इससे मौजूद धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी में जातिवाद का रंग देकर निर्दोष अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ आंदोलन भी लगातार किए जा रहे हैं। इस वजह से अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष को भी विवश होकर दुकान मकान खाली कर पलायन करना पड़ा है। उन्होंने सीएम से मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है और इस पूरे मामले को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश संयोजक ने भी बयान दिया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो उत्तरकाशी में मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन जो प्रकरण हुआ था उस प्रकरण में दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम समुदाय जो है उसको टारगेट बना लिया वहाँ। तो मैं वहाँ के प्रशासन से शासन से अपील करता हूँ कि इसको तत्काल रोका जाए और जो पलायन कर चुके हैं। गठन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पंचायती अखाड़ा के संतों ने पीएम को पत्र लिखा है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से जुड़े और अखाड़ों के वरिष्ठ संतों ने नगर विधायक मदन कौशिक पर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से निकाले गए 3 संतों का संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें विधायक मदन कौशिक और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले में कांग्रेस ने नगर विधायक मदन कौशिक पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर अखाड़े की संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से दिवसीय धरना देकर इस मामले में सीबीआई की मांग की गई है। सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने इस दौरान प्रदर्शन भी किया है, जहां हरिद्वार कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि अखाड़ों में पंचों की तरफ से निर्णय लिया जाता है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जहां श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन साधु संतों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है, जिसमें उनकी तरफ से नगर विधायक मदन कौशिक पर अखाड़े की संपत्ति को कब्जाने का भी आरोप लगाया है। अब कांग्रेस इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हर अखाड़े में अलग अलग पंच हैं, उनकी अलग अलग सरकारें हैं, निर्णय लेने की उनकी परंपराएं हैं। वो क्या परंपराएं हैं? दूसरे के अखाड़े में कोई ज्यादा आक्षेप ना करना चाहिए, ना करता है। आपसी उनके मतभेद है, क्या है? तो भाई एक ही कारण है, उन्होंने यहाँ के माननीय विधायक जी का नाम क्लियर लिया है। आज के माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है, जो प्रकरण आपके सामने है। और हम भी कांग्रेस की ये मांग है कि इस प्रकरण में चाहे कई बुलेटिन के आखिरी में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पुलिस की तरफ से पुलिस लाइन में गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो पुलिस लाइन पौड़ी में मानसिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत G20 कार्यक्रम के कुशल समापन और पूरे पुलिस बल को बधाई दी गई है। वहीं थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत जुलाई महीने के अंदर ही पहले हफ्ते में शुरू होने जा रहे श्रावण मास के कांवड़ मेले को देखते हुए जिले के सभी क्षेत्र अधिकारी और थाना प्रभारियों को सफल संचालन की तैयारियों के जुटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जहां तैयारियों में यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी हैं, उनके साथ माह मई की जो है समीक्षा बैठक वो आयोजित की गई थी। तो जो भी हमारा क्राइम फिगर था, हमारा प्रिवेंटिव का फिगर था, उन सब का व्यापक स्तर से उसमें विस्तार से उसमें चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। मुख्यतः जो इनको निर्देश दिए गए हैं वो हमारे जो NDPS रिलेटेड केसेस हैं और 60 एक्साइज एक्ट के केसेस हैं, इसमें कार्रवाई और बढ़ाए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। NDPS के केसेस में स्पेशली इन्हें बताया गया है कि जो इस तरह के अपराध कारित कर रहे हैं, जो अभियुक्त हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ए